नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, क्या एक एक सीट के लिए मोदी जी आजकल जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और ये एक एक सीट मोदी जी को कहीं ना कहीं घटती हुई दिख रही है, कम होते हुए दिख रही है। और क्या इसीलिए मोदी जी ने अपने सबसे भरोसेमंद, सबसे चहेते मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को आज कुर्बान कर दिया, आज उनकी बलि चढ़ा दी, आज उन्हें हरियाणा सीएम की कुर्सी से हटा दिया। उस हरियाणा में जहां पिछली बार 2019 में मोदी जी 10 में 10 सीटें जीते थे, जहां मोदी जी का जो वोट शेयर है, बीजेपी का जो वोट शेयर है 58% प्लस है, 58% प्लस रिकॉर्ड वोट शेयर है। क्या उस जमीन पर भी मोदी जी का गेम फंस रहा है, मोदी जी की जीत का रथ फंस रहा है? अब दोस्तों, अगर हरियाणा जैसे मजबूत राज्य, बीजेपी के लिए 10 में 10 सीट लाने वाले राज्य में अगर मोदी जी की दाल पतली है, बीजेपी की दाल पतली है, तो फिर दिल्ली में क्या होने जा रहा है, पड़ोस के राजस्थान में क्या होने जा रहा है, या बाकी राज्यों में फिर क्या होने जा रहा है? क्या मोदी जी वाकई 400 पार जा रहे हैं या 300 के नीचे आ रहे हैं, 250 पर अटक रहे हैं? क्या होने जा रहा है या इस चुनाव में क्या होने जा रहा है? मुझे लगता है कि यह सवाल ही आज सबसे बड़ा सस्पेंस है और इस सवाल से पर्दे उतारने की आज इस वीडियो में कोशिश करूंगा। अब दोस्तों, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर को कुर्सी से हटा देना, उनकी बलि चढ़ा देना, कुर्बान कर देना, ये एक सामान्य फैसला नहीं है। मोदी जी का ये एक सामान्य फैसला नहीं है। 9.5 साल तक मोदी जी ने खट्टर साहब को हरियाणा के सीएम की कुर्सी पर बैठाए रखा और आंख बंद करके उन पर भरोसा किया। सच यह है कि आज की बीजेपी में मनोहर लाल खट्टर मोदी जी के सबसे भरोसेमंद, रिलायबल और सबसे पुराने दोस्त हैं। अमित शाह से भी पुराना साथ मनोहर लाल खट्टर का रहा है। दोनों एक ही थाली में खाना खाते थे, एक ही दरी पर सोते थे, एक ही मोटरसाइकिल पर चलते थे। और ये बात मैं नहीं बता रहा, मोदी जी ने खुद 24 घंटे पहले खट्टर को कुर्बान करने से पहले कैमरे पर, सार्वजनिक तौर पर, मंच से मोदी जी ने बात कही है। मनोहर लाल जी और मैं बहुत पुराने साथी हैं। दरी पर सोने का जमाना था, तब भी साथ काम करते थे। और मनोहर लाल जी के पास एक मोटरसाइकिल रहती थी, तो वो मोटरसाइकिल चलाते थे, मैं पीछे बैठता था। अब चौंकाने वाली बात यह है कि मोदी जी जो 24 घंटे पहले तक दोस्ती के कसीदे पढ़ रहे थे, खट्टर और उनकी दोस्ती के कसीदे पढ़ रहे थे जनता के आगे, वही मोदी जी अपने भरोसेमंद मुख्यमंत्री की गारंटी क्यों नहीं दे पाए? इस गारंटी को उन्होंने 24 घंटे में ही कैसे तोड़ दिया? और अगर हरियाणा जैसे मजबूत राज्य में मोदी जी गारंटी तोड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री हटा रहे हैं, बाकी मंत्री हटा रहे हैं, नया मुख्यमंत्री ला रहे हैं, तो क्या हरियाणा की तरह बाकी राज्यों में भी बीजेपी की स्थिति कमजोर है? और मैं हिमाचल प्रदेश की बात नहीं कर रहा जहां कांग्रेस की आज सरकार है, मैं राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं जहां किसान आंदोलन की आंच राजस्थान में भी है, खासकर जाट कम्युनिटी में। दिल्ली में तो आपने खुद ही देखा है कि किस तरह भारी भरकम नेताओं को मोदी जी ने बदल दिया। और बहुत से नेता ऐसे हैं जिन्होंने राजनीति, सियासत से तौबा कर ली, जो मोदी जी के साथ बरसों से चल रहे थे, सियासत ही छोड़ दी इस बार चुनाव से ठीक पहले। और यह हाल महाराष्ट्र में भी ऐसा ही है, यह हाल बिहार में भी है, यह हाल बंगाल में भी। क्या मोदी जी इस वक्त मजबूत जमीन पर नहीं खड़े हैं? क्या कहीं ना कहीं जो रथ है फंसता चला जा रहा है? और हरियाणा में जो आज उन्होंने ऑपरेशन किया, ये इसकी सबसे ताजा मिसाल है। अब दोस्तों, आज हम सिर्फ हरियाणा की जो क्राइसिस है, सिर्फ इसी को नहीं समझेंगे।
दरअसल हम समझने की कोशिश करेंगे कि मोदी और शाह साहब की ये जो बेचैनी है, एक एक सीट के लिए वो जो जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो ऑपरेशन हरियाणा था उनका आज, इसका मतलब क्या है। क्या मोदी जी एक एक सीट का जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, जो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, क्या 272 तक पहुंचने के लिए कर रहे हैं? क्या तीसरी बार सरकार बना लें? या फिर मोदी जी एक एक सीट का जो स्ट्रगल कर रहे हैं, खींचतान कर रहे हैं, वो 400 पार जाने के लिए कर रहे हैं? तो ये 400 पार जाने के लिए ये सारी कवायद है या 272 तक पहुंचने के लिए? मैंने कहा ना, ये बहुत बड़ा सवाल है और इस पर बहुत सस्पेंस है। आज हमारे साथ अशोक वानखेड़े होंगे, कोशिश करेंगे इस सवाल को डिकोड करें। और हमारे साथ हरियाणा में हिसार जिसे हार्ट ऑफ हरियाणा कहते हैं, वहाँ से एक ग्राउंड रिपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे कि वाकई दाल कितनी पतली है हरियाणा में। और वहाँ पर हमारे साथ जगदीप सिंधु साहब होंगे हिसार से, और हमारे साथ दिल्ली से अशोक वानखेड़े होंगे। ज़्यादा समय नहीं, चलते हैं दोनों एक्सपर्ट्स के पास, समझने की कोशिश करते हैं, इस सस्पेंस के भीतर जाने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल टाइगर आपसे, कल एक कार्यक्रम में मोदी जी के बगल में खट्टर साहब बैठे हुए थे, मुख्यमंत्री हरियाणा के, और मोदी जी कह रहे थे कि भाई ये जो खट्टर साहब है मेरे बड़े पुराने यार दोस्त हैं, हम लोग एक दरी पे सोते थे। मनोहर लाल जी और मैं बहुत पुराने साथी हैं। दरी पर सोने का जमाना था, तब भी साथ काम करते थे। एक दरी बिछाते थे, दोनों साथ साथ सोते थे, ये मोटरसाइकिल चलाते थे, मैं पीछे बैठता था और हम हरियाणा घूमते थे। तो मोटरसाइकिल के पीछे बैठते थे, एक दरी पे सोते थे, एक थाली में खाना खाते थे। लेकिन आज तो दरी खींच ली, 24 घंटे में दरी खींच ली खट्टर साहब से। ये क्या है? ये कौन सी मोदी जी की राजनीति है? मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी की सबसे बड़ी खासियत है वो जिनके पीछे मोटरसाइकिल पे बैठते हैं ड्राइवर को निपटाते हैं। बापू वाघेला जो थे, वाघेला जी के भी पीछे गुजरात में ऐसे ही पीछे मोटरसाइकिल पे बैठा करते थे। बाद में वाघेला जी गायब हो गए, अभी खट्टर साहब गायब हो गए। देखिए आप, मैं बार बार कहता हूँ दीपक भाई आपके शो पे, 300 पार 400 पार ये सब मजाक है। ये सब आप अपने कार्यकर्ताओं को बताइए। यथार्थ के धरातल पे 270 के लाले पड़े हुए हैं। आज 10 सीटें हैं हरियाणा में और ये 10 सीटें क्लीन स्वीप होते हुए दिखाई दे रही है बीजेपी को, ये कांग्रेस लेके जा रही है। एन केन प्रकरण आप नहीं कर सकते, कैसा भी करके जब आप मोदी की गारंटी, ये मोदी जी बोलते हैं, हालांकि उनको खुद की गारंटी नहीं। यदि खुद की गारंटी होती तो फिर आज खट्टर साहब मुख्यमंत्री होते, क्योंकि वो तो कहते हैं कि भाई मैं तो चुनाव लड़ता हूं, लोग तो यूं ही जिता देते हैं। विकास का काम किया, वो दौड़ रहे हैं, देश दौड़ रहा है साथ में। खट्टर साहब कौन से ऐसा लंगड़ाते लंगड़ाते चल रहे थे? कल तक तो कह रहे थे कि खट्टर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 2 पॉइंट पे इन्होंने काम किया। सबसे पहले ये एंटी इनकम्बेंसी भी जितनी है डबल इंजन की, वो उन्होंने खट्टर के सर पे जो दी। खट्टर जी और बाकी मंत्रियों का, वीर से लेके तमाम लोगों का बलि दे दिया और हरियाणा को बता दिया कि ये मूर्ख लोग थे, ये नालायक लोग थे। मुझे जो लायक नहीं उसको नालायक कह रहा हूं, गाली नहीं है। ये उस लायक नहीं थे कि पद पे रहे, हमने इनको निकाल दिया। अब नया आपको मुख्यमंत्री दे रहे हैं, एक नए विजन के साथ और नए विकास की धारणा के साथ आएंगे। हम ठीक है अपनी जगह। ये गुजरात मॉडल है एंटी इनकम्बेंसी काटने का, ये गुजरात में ऐसे ही करते आ रही है। पूरी सरकार बदल देते हैं तो कभी विधायकों का टिकट काटते हैं। सरकार का गवर्नेंस फेल है। टाइगर मैं आपसे बड़े सवाल पे आऊंगा, बड़े सवाल पे आऊंगा। बड़ा सवाल यह है कि अब अगला मुख्यमंत्री किसकी बारी है? अगला मुख्यमंत्री कौन है? अगली बारी किसकी मैं इस पर आऊंगा। खट्टर तो निपट गए, दरी खींच ली, खट्टर गए, अब आगे कौन जा रहा है उस पर मैं आऊंगा। लेकिन जरा मैं सोच रहा हूं हरियाणा चलें और हिसार जिसे हार्ट ऑफ हरियाणा कहते हैं, वहां जगदीप संधू साहब हैं। और संधू साहब तो मतलब हरियाणा को पिछले 25-30 साल से पूरी सियासत को नीचे तक जानते हैं, ऊपर से नीचे तक। संधू साहब ये मुझे बताएं कि क्या हरियाणा जहां 10 में 10 सीटें मोदी जी ने जीती 2019 में, और जहां पर वोट शेयर भी बड़ा तगड़ा था, क्या इस बार दाल पतली है मोदी जी की हरियाणा में? क्या 5-6 सीटें जा रही हैं संधू साहब बीजेपी की?
देखिए, आज का जो ऑपरेशन है ये अपने आप में ही साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी को कितनी भारी आशंका है सीटों को लेके हरियाणा। अगर हरियाणा में वो पूरी तरह आश्वस्त होते, अगर उनकी गारंटी जिस तरह से वो देते हैं वो गारंटी उसी तरह मजबूत होती, तो आज इस ऑपरेशन की ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ती। अब जहां तक हरियाणा की 10 सीटों की बात है, आप देखिए कि नायब सैनी वहीं से आते हैं जहां कांग्रेस ने एक सीट गठबंधन में आम आदमी पार्टी को दी है, कुरुक्षेत्र। ऐसा संधू साहब राजनीतिक तौर पे मेरा ये बताइए संधू साहब, ये अंबाला है, हिसार है, रोहतक है, ये जो सीटें हैं यहाँ पर हाँ, क्या सीटों हाल की है? बात क्या करें बीजेपी अंबाला जीत रही है, सिरसा जीती? फटाफट बताइए एक एक लाइन में। सिरसा, रोहतक, अंबाला, सोनीपत, चलिए गुड़गांव, देखिए, फरीदाबाद तो भाई टाइगर भी कह रहे हैं कि हो सकता है बीजेपी जीत जाए। गुड़गांव फरीदाबाद को छोड़कर क्या है मोदी जी के खाते में या नहीं है? जो सीटें हैं उनमें सीटों में मैं गिनवा देता हूं। सिरसा, हिसार, भिवानी, जी महेंद्रगढ़, है ना, रोहतक, अंबाला, कुरुक्षेत्र, जी 6 सीटें ये क्लियर है जहां इनकी हालत में तकलीफ है, जहां इनको संशय है, जहां ये आश्वस्त नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि 10 में 6 सीटों में बीजेपी काफी कमजोर दिख रही है, तो 4 सीटें कौन बची? फरीदाबाद, गुड़गांव, कुरुक्षेत्र। हाँ, सोनीपत, फरीदाबाद, गुड़गावा और करनाल। करनाल। जी। जी और अब स्थितियां ये लग रही हैं कि इस प्रयोग के बाद शायद हवा अगर बदल गई और कांग्रेस ने अगर ठीक कैंडिडेट दे दिए और कांग्रेस ने अगर मजबूती से सामने आगे आ गए। अब जैसे चौधरी वीरेंद्र सिंह पुराने नेता हैं जो 42 साल से कांग्रेस में रहे, 2014 में चले गए थे बीजेपी में, अब वो वापिस आ गए हैं और उन्होंने ये बयान दिया है कि मेरे साथ कुछ पूर्व सांसद, और वो पूर्व सांसद कुछ हरियाणा से, कुछ और इलाकों से हैं, करीब 12 के करीब, वो एक नई अभी रैली होगी उसमें आने वाले हैं, तो उससे जो प्रभाव पड़ेगा वो दूसरी सीटों को भी प्रभावित करेगा। टाइगर, खट्टर साहब का तो मतलब जिस तरह का हाल हुआ 24 घंटे के अंदर, वो तो लोग कह रहे हैं खट्टर साहब को भी पता नहीं था। सुबह का नाश्ता कर रहे थे और तब उनको पता लगा चाय पीते पीते कि आज खेल होने जा रहा है। जिस कुर्सी पर बैठ के चाय पी रहे थे वही कुर्सी खिसक जाएगी, उनको नहीं पता था, और अनिल विज को भी नहीं पता। मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि क्या अब कुछ और मुख्यमंत्री भी मोदी जी बदल सकते हैं? उत्तर मोदी है प्रदेश, तो मुमकिन है जी। उत्तर प्रदेश, चुनाव उत्तर से पहले, प्रदेश भी, चुनाव के बाद में? चुनाव के पहले भी हो सकता है। यदि बाकी जगह, अभी उत्तर प्रदेश में रूरल रूरल एरिया में एक संघ का जो अपना आकलन है, रूरल में बहुत बुरी स्थिति है भाजपा की। 80 सीटों के साथ गैम्बलिंग नहीं कर सकते, लेकिन वहां पेच एक फंसा है कि वहां बेसिकली कहानियों में कहानियां हैं। चेकमेट इतना बड़ा, वहां पे चेस बोर्ड इतना बड़ा है वहां का कि वहां संघ भी है, अमित शाह भी पर्सनली खेल रहे हैं, वहां आनंदीबेन भी खेल रही है, वहां मोदी जी भी खेल रहे हैं, वहां ब्यूरोक्रेसी भी खेल रही है। इन सब के बीच में 80 सीटें फंसी हुई, और इन 80 सीटों में जो मुख्यमंत्री है वो भी अपनी ताकत लगाए हुए हैं। तो कुल मिलाकर बात ये हो गई। दूसरी तरफ वहां पे अजीत सिंह के कुनबे को साथ में लाया, मतलब चौधरी चरण सिंह के कुनबे को साथ में लाने का प्रयास किया, वो फेल हो गया। मतलब लोग तो साथ में आ गए, मतदाता साथ में आने का चांस नहीं, क्योंकि किसान आंदोलन। और दूसरी तरफ आपने जब चौधरी चरण सिंह की तुलना मोदी जी से की, तो चौधरी चरण सिंह को जानने वाले लोग बहुत आहत हुए। अभी मैंने सुना शिवपाल जी के ऊपर डोरे डालने का प्रयास किया जा रहा है कि शिवपाल जी भी आ जाए तो बड़ा ये हो रहा है। दूसरी तरफ मायावती का रुख समझ में नहीं आ रहा है। ये हाथी यदि इलेक्शन कमीशन अनाउंस होने के बाद उठ के खड़ा हो गया, इस हाथी का क्या करें? तो ये सारी जगह से घिरे हुए हैं। ऐसे में क्या आपको वहां ठाकुर वर्सेस रेस्ट हो रहा है? क्या वहां किसी दूसरे इसको, क्योंकि जी आप कभी ब्राह्मण को भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बड़ा नहीं, उत्तर प्रदेश कॉम्प्लेक्स है। एक बात तो टाइगर आपने कहा कि भाई योगी जी को आज नींद तो नहीं आएगी। आज बिल्कुल नहीं आएगी। योगी आदित्यनाथ को ऑपरेशन खट्टर के बाद उनको कहीं ना कहीं मतलब नींद नहीं आएगी। हो सकता और है लोग ये सुबह का भी कह रहे ब्रेकफास्ट हैं करना कि छोड़, सुबह की चाय और ब्रेकफास्ट करना छोड़ दे,
क्योंकि चाय जी, पीने बैठे और जी। फोन आ गया तो टाइगर, एक चीज यहाँ पूछना चाहूंगा, आप तो टच में रहते हैं भाई, ठीक है, मोदी जी और अमित शाह आपसे पर्देदारी करें, लेकिन उनके जो बाकी चंगू मंगू आली मुआली हैं, दाहिने बाहिने वाले, वो तो आपके टच में रहते हैं, जो उनके सहयोगी वगैरह हैं। क्या दिल्ली दरबार में आजकल वाकई बहुत ज्यादा बेचैनी है? ये जो मीटिंग्स चलती हैं 8-8 घंटे की, 6-6 घंटे की, नड्डा बैठे भयानक। हुए हैं उसमें, अमित शाह बैठे हैं, मोदी जी बैठे हैं, ये मीटिंग 8-8 6-6 घंटे की किस लिए चल रही है? रातों रात बहुत हो रही मीटिंग, 2-2 बजे तक मीटिंग चल रही बहुत है। क्या वाकई बहुत घबराहट है? लोग बात क्या कर रहे हैं आजकल? भयानक घबराहट है। मध्य प्रदेश में इंदौर ऐसी सीट है बीजेपी की कि पिछली बार उन्होंने एक सिंधी कम्युनिटी के इंसान को दे दिया, जब सिंधी वोटर है ही नहीं इंदौर में, लेकिन वो 4-5 लाख से जीत गया। सुमित्रा महाजन लगातार 8 बार जीत गई ताई वहां से। वो हॉटकेक सीट पे भी उम्मीदवार देने की तैयारी नहीं है अभी, वहां पे भी डर हो रहा है, इसको नाराज करूं तो वो नाराज नहीं होना चाहिए इसको। तो ये जो नाराजगी का सूर उभर रहा है, और ये जो अंदर का नाराजगी दबाने के लिए जो एक्सरसाइज चल रही है, इसके मायने हैं कि पार्टी में ठीक चल नहीं रहा है। मोदी जी सारी दुनिया की गारंटी देते हैं, तो फिर खुद के गारंटी पे क्यों नहीं अनाउंस करते मध्य प्रदेश के बाकी सीटें? उज्जैन नहीं अनाउंस किया आपने, आपने अभी इंदौर अनाउंस नहीं की, जो हटकेक सीट है आपकी। क्या कारण है भाई? डर है। डर किस बात का? हारने का। और हारने का डर क्यों? क्योंकि संगठन और सत्ता में विसंगतियां हैं। आपने रबर स्टैंप बिठा दी है तीनों राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में। एक रबर स्टैंप आपने इधर भी बिछा दिया हरियाणा में आज, जो अपने पत्नी को नगर परिषद के चुनाव में नहीं जितवा पाया, चौथे नंबर पे आई मैडम, वो आज मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री है, वो प्रदेश में जिताएगा। उन्हें मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, उन्हें रबर स्टैंप चाहिए। संधू साहब, एक चीज पूछना आपसे चाह रहा था मैं, खट्टर की जगह नायब सैनी को इन्होंने आज मुख्यमंत्री बनाया है। क्या नायब सैनी, जिनका नाम हरियाणा के बाहर बाहर कम लोग जानते हैं, क्या ये जो नए मुख्यमंत्री हैं, ये खट्टर से बेहतर हैं या खट्टर से भी बेकार हैं? संधू साहब, खट्टर से भी बेकार चॉइस है या बेटर चॉइस है? सैनी की पर्सनालिटी क्या है, क्या आपको लगता है? जी। देखिए, नायब सैनी के बारे में इतना कह सकते हैं कि इन्होंने संगठन में, पार्टी में काम तो किया है, लेकिन इनको प्रशासनिक अनुभव बिल्कुल भी नहीं है। और जहां तक दूरदृष्टि की बात आती है, जहां तक इंटेलेक्ट की, बौद्धिकता की बात आती है, जहां तक पॉलिसियों को समझने की बात आती है, एक प्रदेश को समझने की बात आती है, वहां इनका दृष्टिकोण मुझे नहीं लगता कि इतना विस्तृत है कि ये प्रदेश को उस तरह से समझ जाएंगे और प्रशासन पे उस तरह से पकड़ बना सकेंगे। क्योंकि एक प्रदेश को चलाना कोई हंसी खेल नहीं है, उसमें प्रशासन की और नीतियों की, उसके ऊपर समझ और पकड़ बना के उसको एक दिशा देना बहुत अहम होता है किसी भी प्रदेश में सबल सरकार चलाने के लिए। टाइगर, लास्ट क्वेश्चन, समय हो रहा है। आपको क्या लगता है कि ये जो मोदी जी फैसले ले रहे हैं कि मुख्यमंत्री बदल दो, मंत्री बदल दो, इसको बदल दो, उसको बदल दो, ये जो एक डेस्परेशन है, ये जो एक घबराहट सी है, बेचैनी सी है, आपको क्या बताती है कि क्या मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए एक एक सीट जोड़ रहे हैं, एक एक सीट जोड़ रहे हैं? या आपको लगता है टाइगर की ये जो लड़ाई है, जो मोदी लड़ रहे हैं, ये 400 पार की लड़ाई, वो 400 पार ले जाना चाहते हैं, इसलिए एक एक सीट इंपॉर्टेंट है? एक एक सीट किस लिए इंपॉर्टेंट है? 400 के लिए इंपॉर्टेंट है या 270 पहुंचने के लिए इंपॉर्टेंट है? 270 के लिए एक एक सीट इंपॉर्टेंट है, सीट के सौदे हो रहे हैं। अशोक चौहान को राज्यसभा इसलिए दी क्योंकि नांदेड़ की लोकसभा जो ऑलरेडी बीजेपी के पास है, पिछले चुनाव में अशोक हार गए थे, वो सिक्योर रहे। एक नांदेड़ की लोकसभा सिक्योर करने के लिए एक राज्यसभा, 2 पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटें सिक्योर करने के लिए भारत रत्न। ये डील, आप जब महंगी चीज पे आदमी माल खरीदता है तो समझ लेना वो कितना डिस्परेट है। जब कंपनी टेक ओवर करनी होती है तो 10 शेयर भी किसी के पास हो तो 10 शेयर की कीमत भी वो लाखों में देता है, क्योंकि उसको कंपनी टेक ओवर करनी है। दिल्ली का सिंहासन है साहब, यहाँ 270 के लाले पड़ रहे हैं, 400 में नरेंद्र मोदी का नेचर नहीं है कि अरे गहरे नत्थु खैरे के सामने हाथ पैर जोड़े। आज बीजेडी के सामने हाथ पैर जोड़ना पड़ रहा है, आज टीडीपी के सामने सरेंडर होना पड़ रहा है।
आज हरियाणा में भी आप अपने बलबूते पे, अपने गारंटी पे नहीं ला पा रहे 10 सीटें हैं जो दिल्ली से सट के है, वो नहीं ला पा रहे। उसके लिए भी आपको एक नया चेहरा चाहिए। ये आप पत्ते रिशफल कर रहे हैं, नया हुकुम का पत्ता आप क्या डाल रहे करें, हैं, एक मिनट, वो एक मिनट, चलेगा। टाइगर 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 एक बड़ी बात आपने कह दी। आपने कहा कि मोदी की पर्सनैलिटी में, उनका जो बिहेवियर है, उनकी जो सवाल शख्सियत है, उसमें किसी के आगे झुकना वो पर्सनालिटी का पार्ट नहीं है। जैसे नायडू बाबू, मुझे याद है 6 महीने पहले नायडू बाबू टाइम ले रहे थे मोदी से, मोदी ने टाइम नहीं दिया। नवीन पटनायक उनके आगे झुके हुए हैं, साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। तो मोदी जो झुक रहे हैं सबके आगे, नीतीश कुमार के आगे झुक गए, नवीन पटनायक के आगे झुक रहे हैं, अशोक चौहान के आगे आप कह रहे हैं झुक रहे हैं, आप जयंत चौधरी के आगे झुक रहे हैं, आप जो है टीडीपी के नेता के आगे झुक रहे हैं। ये जो मोदी झुकते चले जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो उनकी पर्सनालिटी का पार्ट नहीं है। तो पर्सनालिटी का नहीं, पार्ट नहीं है तो फिर क्यों ऐसा कर रहे हैं? अरे 270 से नीचे आ जाएंगे तो वो सरकार नहीं बना पाएंगे। वो बिना मेजोरिटी की सरकार चलाने के आदी नहीं है, क्योंकि फिर वो मोदी की सरकार और मोदी की गारंटी नहीं रहेगी। फिर नायडू जी भी बोलेंगे कि सर हमारा भी नाम लिया करो साथ में, मोदी नायडू की गारंटी बोला करो। फिर पीछे से बिजू बोलेगा कि मैंने क्या किया, मोदी नायडू और जी नवीन की गारंटी बोला कीजिए। दूसरी बात, मैं अभी अभी जगदीप जी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि एक्सपीरियंस, लेकिन जगदीप जी आपने 2014 से देखा, अरे ये सरकारें तो दिल्ली से चलाते हैं। राजस्थान में तो इनने गुजरात का एक आईएएस ऑफिसर बिठा दिया पीएम के, सीएम के ऑफिस में। जब सारी सरकार ही हरियाणा वाली, अब आपको क्या लगता है कि ये जो आपके खट्टर साहब सरकार चला रहे थे? सरकार दिल्ली चला रही थी। महाराष्ट्र कौन चला रहा है? दिल्ली। मध्य प्रदेश कौन चला रहा है? दिल्ली। छत्तीसगढ़ कौन चला रहा है? दिल्ली। राजस्थान दिल्ली। हरियाणा फिर दिल्ली चलाएगा। जी, सारे फैसले यहां लिए जाएंगे, ठेके कॉन्ट्रैक्ट यहीं दिए जाएंगे, सारे डील यहीं होंगे, सिंगल विंडो सिस्टम। कितनी बढ़िया बात है। देखो, एक सिंगल विंडो पे आप 3-4 राज्य 6 राज्य हैंडल कर सकते हैं। जी, और इतनी सुविधा दे रहे हैं, इतना सरलीकरण ला रहे हैं ये चीजों में। टाइगर तो प्रशासन के लिए अच्छी बात है क्योंकि गुजरात से ज्यादा अच्छे प्रशासन अधिकारी कहीं नहीं है दुनिया में। ये मोदी जी ने बता दिया, जो कुछ भी है गुजरात में। जी टाइगर, दो बड़ी बात निकल के सामने आ रही है। एक तो जो संधू साहब ने कहा कि हरियाणा में अगर गुड़गांव, फरीदाबाद या एक आध सीटें छोड़ दें तो 10 में से 6-7 सीटें फंसी हैं। संधू साहब जो वहां हिसार में बैठे हुए हैं, एक एक सीट का जिनको आप कह सकते हैं तराजू लेके तौल रहे हैं, 6-7 सीटें बता रहे हैं, 10 में 6-7 सीटें हरियाणा में फंसी, जहां मोदी जी 10 में 10 लेके गए पिछली बार। और आपने टाइगर कहा कि मोदी जी की पर्सनालिटी में, उनके मिजाज में, उनकी शख्सियत में, व्यक्तित्व में झुकना नहीं लिखा है कि झुक जाएं। और अगर वो झुक रहे हैं नवीन पटनायक के आगे, या फिर नायडू बाबू के आगे, या जयंत चौधरी के आगे, या फिर अशोक चौहान के आगे, जिन पर केसेस हैं, ईडी के केस है, सीबीआई के केसेस है, ऐसे गुनाहगारों के आगे अगर मोदी झुक रहे हैं, इसका मतलब समझना होगा, इसको डिकोड करना होगा। क्या मोदी 272 तक पहुंचने के लिए परेशान है? टाइगर, बड़ी बात, 230 से आगे मोदी जी नहीं जा रहे हैं, अभी का आकलन है। और जगदीप जी ने जो कहा, शायद थोड़ा सा मुझे जो मैं समझा मैं बताता हूं, शायद आप थोड़ा सा गलत समझ गए। उन्होंने कहा 6 सीटें बुरी तरह से फंसी है। फंसी तो 10 सीटें है। कांग्रेस ठीक से लड़े तो 10 सीटें निकाल सकती है। 6 में तो गुंजाइश नहीं बीजेपी की वापस आने की, ये स्थिति है। चलिए देखते हैं। लेकिन आज इन्होंने, जगदीप जी ने एक चीज और कही, उन्होंने कहा कि भाई जो खट्टर साहब तो फिर भी बेहतर थे, ये जो आज जो चॉइस इन्होंने चुनी है नायब सैनी, ये वाकई नायब हैं, इनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो गुजरात में जो मुख्यमंत्री चुना उसके लिए भी यही शब्द लागू होते हैं। जी, मेरा जो पटेल साहब को मुख्यमंत्री बनाया, लोग ढूंढते ये पटेल है कौन जो मुख्यमंत्री, गुजरात के लोग बोल रहे थे कि है कौन। चलिए देखते हैं, यही मोदी की खासियत है। आगे देखते हैं होता है क्या। और मुझे लगता है ज्यादा दिन तो बचे नहीं है, इलेक्शन का अनाउंसमेंट होने वाला है और फिर 1.5-2 महीने में नतीजे आने वाले हैं। आप दोनों लोग आए और बड़ी खुलकर बात हुई, बहुत मतलब आप कह सकते हैं दम के साथ। और जो हिसार से जो अंदर की हरियाणा की एक्सरे रिपोर्ट दी कि 6 सीटों पे जीतने की गुंजाइश नहीं बीजेपी, इसीलिए मोदी जी ने दरी खींच ली खट्टर साहब की, जो कल तक कह रहे थे कि हम लोग दरी में एक साथ सोते थे, बैठते थे। बहरहाल दोनों आए,
सच्चाई से चीजों को आपने सामने रखा और मुझे लगता है ये डेवलपिंग स्टोरी है कि हरियाणा के बाद कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये संकट के बादल योगी जी पर भी मंडरा रहे हो लखनऊ में, कहीं एकनाथ शिंदे का तो नंबर नहीं लग जाएगा। वैसे धामी तो नए हैं, अगर पुराने होते और सीटें ज्यादा होती उत्तराखंड में तो धामी भी हिट लिस्ट में होते। बहरहाल दोनों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया अपनी दोस्तों की तरफ से। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।